नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है राजनीतिक जंग। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सोशल मीडिया पर बढ़त का दावा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम रुका। केदारनाथ धाम में गुफा में चल रहा था निर्माण कार्य, तब स्वामी ललित महाराज ने रुकवाया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया मुंह तोड़ जवाब। उत्तराखंड में संक्रमण की दर में आई कमी। एक महीने में 32% बढ़ी रिकवरी दर। रिकवरी में सबसे आगे रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली चले। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश। कल 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे पर बंद, ट्रक पर गिरा मलबा। और उत्तराखंड में आफत की बारिश। कोटद्वार में बादल फटने से मची तबाही। गांव पर मंडराया भूस्खलन का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुफाओं का भीतर निर्माण कार्य हो रहा था, मगर इस कार्य से साधु संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश बना हुआ था। केदारनाथ में दुग्ध गंगा दाई और गुफा में चल रहे निर्माण कार्य को तब स्वामी ललित महाराज और तीर्थ पुरोहितों ने रुकवा दिया है और निर्माण कार्य में लगाई गई ईंटों को हटाकर गुफा को पुराने स्वरूप में किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार की ओर से पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, गुफाओं के स्वरूप को खराब किया जा रहा है। ये सरकार ऋषि मुनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। गुफाओं के भीतर निर्माण कार्य होने से साधु संत समाज में आक्रोश बना हुआ है। भगवान केदार बाबा से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। तीनों पैरों की पूजा में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा केदार, ये उत्तराखंड की सरकार की बुद्धि जो उल्टी हो गई है उसको ऐसी सद्बुद्धि दे। स्वयं ही देवस्थानम बोर्ड जो है ये सरकार खत्म कर दे, नहीं तो हम चारों धामों के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के लोग जो धरना अभी भी जारी है देवस्थान बोर्ड के खिलाफ, ये धरना जल्दी से जल्दी खत्म करे, नहीं तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन चारों धामों में होगा। नैनीताल पहुंचे बीजेपी की जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने एक निजी होटल में पत्रकार से वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 1.5 साल की जन कल्याणकारी उपलब्धि गिनवाई। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि बीजेपी सरकार ने देश की जनता के हित में कई अहम फैसले लिए, जिसमें कश्मीर में धारा 370, 35 से हटाने, 3 तलाक, आम आदमी को टैक्स में राहत और छोटे एवं लघु व्यवसायियों को लोगों को राहत पहुंचाई। साथ ही साथ बताया कि महिला उत्थान के लिए भाजपा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदीप बिष्ट ने बताया कि आगामी प्रदेश की 70 विधानसभाओं में प्रदेश के नेताओं का प्रवास हो रहा है, उसमें से जो भी बैठक की तैयारी होनी है उसमें पदाधिकारियों की रूपरेखा बनाई जा रही है। ध्यान रखते हुए कठोर और जनोपयोगी कोविड महामारी के कारण अब हमारे आगामी सभी प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में प्रदेश के नेताओं का प्रवास हो रहा है। उस क्रम में नैनीताल विधानसभा में महामंत्री संगठन आदरणीय उत्तराखंड अजय जी का यहाँ पर प्रवास रहेगा। हम लोग उसमें जो बैठक में तैयारियां होनी है, उस बैठक में जो आगामी हमारे पदाधिकारी को तैयारी करके आना है, जो कागज तैयार करके लाने हैं, उनकी अभी से रूपरेखा बनाते हुए उनकी बैठक सुव्यवस्थित हो और उसका परिणाम दायी हो, इसके लिए यहाँ पर बैठक करने आए हैं। सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि प्रवासियों की संख्या लगभग 3,77,000 से हो गई है हमारे पास। इससे अलग ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो प्रवासी भाइयों के लगातार प्रदेश में आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। सरकार के आंकड़ों की माने तो ये संख्या अब तक लगभग 5 लाख हो सकती है, जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर शुरू की गई थी, उसके माध्यम से वहां सब अपने जिलों में गए हैं। अब सरकार ने सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से ये खोजने का काम भी किया है, इसमें कितने लोग इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य व्यवसायियों से जुड़े हुए हैं, ताकि सरकार के द्वारा सभी को रोजगार दिया जा सके। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में लगातार पलायन को लेकर समस्या पैदा हुई थी, जिसके चलते अब सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। दोबारा अपने प्रदेश में आए लोग अब रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हों, इसलिए
सरकार कई महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित कार्यों पर काम करना शुरू कर रही है। रूप से जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं में जो हमारे प्रवासी हैं, वो प्रवासियों की संख्या लगभग 3,77,000 तो ऐसी है जो हमारे पास नोटिस है, और इससे अलग वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो प्रवासी भाई है वो स्वयं के अपनी व्यवस्था में, जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रेशन जो हमारी हेल्पलाइन हमने शुरू की थी उसके अलावा और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के और सीमा पर आए और सीमा के बाद वो अपने जिलों में गए। उन सबको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ने का काम किया। वर्तमान में हर विभाग को ये निर्देशित दिया गया है कि आप अपने विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर और उत्तराखंड राज्य के वो नौजवान जो आज के लॉकडाउन के बाद विभिन्न राज्यों में जो रोजगार के लिए जाते थे वो रुक जाएं, उनको यहाँ रोजगार उपलब्ध हो जाए, और जो 5 लाख के लगभग लोग आए हैं रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, उनमें से कुछ को हम उस रूप में रोकें। तो ये सब निर्देशित किया गया है। नैनीताल के मल्लीताल में जामा मस्जिद की 15 फुट ऊंची रेलिंग से गिरकर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने गंभीर रूप से घायल मजदूर को स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि घायल मजदूर एक हाथ से विकलांग है। रेलिंग में कुछ देर आराम करने के लिए बैठते समय अपना संतुलन खो बैठा था और 15 फीट ऊंची रेलिंग से नीचे गिर गया। एक अज्ञात व्यक्ति को लाया गया है। अभी इसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है ये कौन है, नाम क्या है इसका। पुलिस प्रशासन द्वारा इसको लाया गया है। पुलिस द्वारा बताया गया हमें कि इसको ये यहाँ पे मस्जिद के पास ये ऊंची बाउंड्री से नीचे गिर गया था, तब से ये बेहोशी की अवस्था में है। अभी इसके वाइटल्स भी ठीक नहीं आ रहे हैं, बीपी का में सैचुरेशन नहीं है। उप निरीक्षक की पत्नी और 2 बच्चों सहित जिले के अन्य स्थानों से 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में तैनात यातायात उप निरीक्षक बाजपुर के रहने वाले और कुछ दिनों पहले 1 माह की छुट्टी लेकर घर पर ही रह रहे थे। कुछ दिन पहले वह अपने रिश्तेदार के घर मिलने पूरे परिवार के साथ गए थे। लौटने के बाद उनकी ओर से परिवार को कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें उप निरीक्षक की रिपोर्ट तो निगेटिव आई, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। 12 संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज 7 मरीज बाजपुर से मिले हैं, जबकि 2 संक्रमित मरीज जसपुर, काशीपुर से 2, सितारगंज से 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 373 हो चुकी है, जिसमें से 227 लोगों की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी है। यातायात पुलिस संक्रमित परिवार बीवी 2 बच्चे। देखिए, कुल मिला के जिले में लगभग 360 केस के आसपास हैं और इसमें एक्टिव केसेज 127 हैं और इस जो पॉजिटिव केसेस रात में 12 हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी है और कुछ लोग हैं क्लोज कॉन्टैक्ट वाले। सर इसमें क्या मामला? नहीं, ये परिवार की मेरे को पूरा आइडिया नहीं है। मेरे को प्रति व्यक्ति की मेरे पास कोई पर्सनल सूचना नहीं है, लेकिन इसमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से पता लगा है कि कुछ शायद पुलिसकर्मी के परिवार भी इसमें शामिल।
ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैल पड़ाव में जनपद के प्रथम ग्रोथ सेंटर का क्षेत्रीय विधायक बंसीधर भगत जिलाधिकारी सवीन बंसल द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा बैल पड़ाव में संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एलईडी ग्रोथ सेंटर में वर्तमान में 40 महिलाएं एलईडी बल्ब, ट्यूब, लालटेन, एलईडी लदी, एईडी, झूमर आदि का निर्माण कर रही हैं। स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भरता के साथ अपने व अपने परिवार की आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। भारत विकास परिषद सितारगंज ने स्थापना दिवस के अवसर पर कोतवाली सितारगंज में मास्क वितरित किए हैं और कोरोना महामारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कोतवाली के सभी अधीनस्थ अधिकारियों को सम्मानित किया गया। परिषद के अध्यक्ष महेश मित्तल ने बताया कि भाभी वेक समाज सेवी संस्था 1976 में इसका गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक ये परिषद विभिन्न सामाजिक कार्य कर रही, निरंतर हर शहर के शाखाओं के माध्यम से करती आ रही है, जहां रक्तदान शिविर, निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, निशुल्क हेल्थ शिविर, समूहगान प्रतियोगिता, विकलांग शिविर, पर्यावरण को लेकर जनमानस में जागरूकता आदि कार्यक्रम को करती रहती है। कोतवाल सलाउद्दीन ने परिषद द्वारा दिए गए सम्मान के प्रति आभार जताया। परिषद हमारी एक पूरी समाजसेवी संस्था है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी शाखाएं हैं, इकाइयां हैं। आज हम भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं। 10 जुलाई 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और ये पूर्ण स्वदेशी संस्था है, कोई एनजीओ नहीं है। ये समाज हित में कार्य करती रहती है। पूरे वर्ष हम लोग देश प्रेम की जागृति अलग हो बच्चों के अंदर, उसके माध्यम से बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम करवाती हैं। पिथौरा गौरव बागेश्वर के अंतिम सीमा पर स्थित पौषा गांव के ग्रामीणों की सड़क मुराद पूरी हो चुकी है। पिछले 2 दशक से सड़क की मांग कर रहे पौषा गांव के लिए 2 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन विधायक मीना गंगोला ने कर दिया है। उद्घाटन के बाद विधायक ने कहा कि सड़क का निर्माण होने से अब गांव का विकास तेजी से होने के साथ गांव से हो रहे पलायन पर रोक लगेगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने ग्रामीणों से गांव में हो रहे विकास कार्यों पर नजर रखने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील करी है। इस पूर्व ग्रामीणों ने विधायक को जोरदार स्वागत भी किया। सर्वप्रथम तो अपने इस गंगोलीहाट विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक माननीय मीना गंगोला महोदया का आभार व्यक्त करते हैं। संपूर्ण ग्रामवासी इनका आभार व्यक्त करते हैं। आत्मनिर्भर भारत उपलक्ष्य में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा जिला अध्यक्ष शमशेर पुंजीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान की जानकारी देते हुए कहा है कि वर्तमान में मोदी सरकार न केवल कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि आधुनिक भारत अपनी एक विशेष पहचान भी बना रही। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSMI कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका प्रभाव धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। वे मोदी का अभिनय वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, जो हमारा माननीय मोदी जी के द्वारा इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आर्थिक पैकेज पूरे देश के प्रत्येक वर्ग को सशक्त और मजबूत करने के लिए बनाया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये जिले की पत्रकार वार्ता आप सभी से रूबरू होने के लिए की गई है, ताकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो मैंने आपके सामने पूरा लेखा जोखा आपके सामने बताया, वो धरातल पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और सब उन वर्गों को उसका लाभ मिल रहा है जो अपेक्षित थे, जिनके लिए योजना 20 लाख करोड़ की एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है।
सितारगंज में नगर पालिका के लंबित पड़े कार्यों और अन्य प्रस्तावों पर सहमति के लिए पालिका बोर्ड की आवश्यक बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक में सभी बोर्ड सदस्यों ने प्रस्तावों पर सहमति दी। इस दौरान प्रशासनिक स्तर पर चल रहे स्थानीय नगर पालिका के कार्यों की जांच पर सदस्यों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते काफी समय से बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकी थी, जिससे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति न मिल पाने से कार्य लंबित पड़े थे। चेयरमैन हरीश दुबे की अध्यक्षता में ये सभा ली गई। तयबाजरी, टंचिंग ग्राउंड, होल्डिंग निविदा प्रक्रिया, गलियों में चौड़े नालों पर लोहे के जाल, निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है। इस दौरान नगर पालिका के बीते कार्यकाल में किए गए कार्यों की प्रशासनिक जांच के सभी ने कड़ी निंदा करी। मत्स्य पालक दिवस के मौके पर राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने मंगलौर गुड मंडी पहुंचकर नवनिर्मित मत्स्य बाजार का उद्घाटन किया। उन्होंने मत्स्य पालकों को मत्स्य संबंधित योजनाओं के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को अधिक लाभ दिलाने के लिए अलग से मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिससे मत्स्य पालन करने वाले किसानों को बेहतर योगदान दे सके। मत्स्य पालन करने वाले किसानों को सरकार सब्सिडी भी मुहैया करवाएगी, जिससे मछली बाजार में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ये कार्य अगर मेहनत व लगन के साथ किया जाए तो लोगों को काफी फायदा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन और ग्राम प्रधानों के सहयोग से तालाबों के अवैध कब्जे हटाकर मछली पालन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंगलौर गुड मंडी में स्थित मत्स्य बाजार के खुलने से अब क्षेत्र में भारी संख्या में कारोबार में बढ़ोतरी होगी और मत्स्य पालकों को काफी लाभ भी इससे मिलेगा। इस कार्यक्रम की आज के मधु जी के द्वारा तो जब इन्होंने ये बिना हमारे यहाँ उनको आगे देहरादून में दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आंचल मिल्क बूथ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत डेयरी विभाग की ओर से योजना का संचालन किया जा रहा है। वहीं दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश भर में 500 आंचल मिल्क बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही मंत्री ने बताया कि 2 लाख रुपए में आंचल मिल्क बूथ को बनवाया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 20% सब्सिडी भी दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हमारा जो डेयरी विभाग है, अभी 4 दिन पहले हमने डोईवाला से 3 गाय और 5 गाय की जो डेयरी योजना है उसकी लॉन्च की थी और ये पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूथ बनेंगे। ये लगभग 2 लाख रुपए में बनाए जा रहे हैं और 20% इसमें सब्सिडी है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग पूरे प्रदेश में 1000 बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिल जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां एसडीएम ने सरकार अनलॉक 2 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों और होटल व्यवसायियों के साथ बैठक करके उनके सुझाव मांगे। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उन्हें जिलाधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश लाल शाह का कहना है कि सरकार द्वारा होटल खोलने को लेकर जारी गाइडलाइंस स्वागत के योग हैं, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे होटल में आने वाले लोगों को नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जो उन्हें कई दिनों में मिल रही है। साथ ही साथ खतरा भी टला नहीं है, जिसके चलते अभी पूरी तरीके से होटल व्यवसाय खुलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। एक जो राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन 2 जुलाई को जारी की गई थी अनलॉकडाउन 2 के संबंध में, उसके संबंध में आज विभिन्न स्टेक होल्डर हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई है। सब लोगों को गाइडलाइन से अवगत करा दिया गया है और गाइडलाइन के साथ साथ उनके जो सुझाव थे वो भी नोट किए गए हैं और इसको जिलाधिकारी पर्यटन कारोबारियों का जहाँ कहना है कि होटल भी सबके रिलीज हो चुके हैं और जो गाइडलाइन के अनुसार है वो उसके अनुसार भी वो काम करना चाहिए।
कोविड-19 के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब अनलॉक 2 में लगभग सभी सरकारी कार्यालयों या फील्ड कर्मचारियों का समय 10 से 5 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन बात करें उद्यान विभाग, तो वहां सभी कर्मचारी 4 बजे नदारद मिलते हैं। इस बारे में जब उद्यान कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फील्ड कर्मचारियों के लिए अभी कोई आदेश नहीं आया, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में ईवीएम मशीन के बनाए गए स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी कंट्रोल रूम का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही साथ अधिकारी ने ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में रखे सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वहन मुस्तैदी से करें। साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल, उप जिलाधिकारी बागेश्वर राकेश चंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पाउडर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद बागेश्वर के लिए खुशी और राहत भरी खबर सामने आ गई। बता दें कि आज कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में जिन 7 मरीजों को उपचार किया जा रहा था, उनका स्वास्थ्य ठीक होने पर उन्हें डॉक्टरों द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा है कि जनपद के लिए खुशी और राहत भरी खबर। उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक हुए मरीजों को अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना करी है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद में कोरोना संक्रमित के कुल 93 पॉजिटिव मरीज आए हैं, जिसमें 92 लोगों का स्वास्थ्य ठीक होने पर उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया गया है और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। देहरादून में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने और डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए पिछले सालों से सबक लेते हुए इस बार डेंगू नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे और ना ही नालियों में कूड़ा डाले। अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आपदा अधिनियम और एपिडेमिक डिसीजेस के तहत कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने दुकानदारों को भी संदेश देते हुए कहा है कि जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जाएगा और उन दुकानों को पूरी तरीके से बंद करने या अधिकतम जुर्माना करने की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। जगह पर ये बात आ रही है कि अनलॉक के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग को लोग थोड़ा सा जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर के ये जरूर कहा गया है कि लोग जिन शॉप्स के अंदर इस तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप नहीं होगा
या किसी पर्टिकुलर संस्थान के अंदर इस तरीके से नहीं होगा, वहाँ पर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद इस पर विचार किया जा रहा है कि उनको उस जुर्माने की राशि से किया जाए या फिर उनकी दुकानों को कुछ दिनों के लिए बंद करने की बात की जाए। ये दोनों पर विचार करके जो भी एक व्यवस्था बनेगी उसको बनाया जाएगा। क्योंकि आप वहाँ पर बाहर निकल, कंटिन्यूअस अभियान चल रहा है, आईसी चल रहा है, कुछ जगह पर अब हमारी क्योंकि आप वहाँ पर बाहर निकल, कंटिन्यूअस अभियान चल रहा है, आईसी चल रहा है, कुछ जगह पर अब हमारी क्योंकि आप वहाँ पर बाहर निकल, कंटिन्यूअस अभियान चल रहा है, आईसी चल रहा है, कुछ जगह पर अब। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं चुनौतियों को अवसर में बदलने के उनके संदेश से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों, कामगारों को उनके घर एवं आसपास ही रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मनरेगा में प्रतिदिन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मानव दिवस सृजन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। वृहद एवं एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों में 7,80,000 से अधिक यूनिट्स क्रियाशील हो गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में नई उत्पादन इकाइयों की भी शुरुआत हुई।